दोस्तों टाटा स्टील की बात करें तो स्टॉक में लगातार गिरावट जारी है और पिछले कई दिनों से जब से इसके मर्जर की संभावना बनी है तब से और गिरावट हो रही है। तो क्या स्टॉक गिरते गिरते जो पुरानी इसकी लो उसको भी तोड़ के नई लो बनाएगा या फिर वापस स्टॉक 3 डिजिट में जा सकता है? तो यहाँ पे बहुत सारी अपडेट है जिनको हम एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं और जानने की कोशिश करेंगे क्या इस गिरावट का हमें फ़ायदा उठाना चाहिए, क्या डिप में खरीदारी करनी चाहिए या फिर बाजार के सेंटीमेंट अभी बिगड़े हुए हैं और बाजार में और गिरावट हो सकती है, क्या इस समय हमें मार्केट से दूर हो जाना चाहिए। तो बहुत सारी बातें जिनको एक एक करके डिस्कस करेंगे। यहाँ पे जो अपडेट है वो क्या कह रही है, साथ में जो रिसर्च एनालिस्ट है उनकी क्या राय है, ब्रोकरेज हाउस की क्या कॉल है, इन सारी बातों को समझने से आपको भी ये बात समझ में आ जाएगी कि क्या इस समय टाटा स्टील अच्छा लग रहा है इस लेवल पे या फिर दूसरे उन स्टॉक में दाव लगाना चाहिए जो टाटा स्टील में मर्जर होने जा रहे हैं। तो इन सारी बातों को समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले अगर देखें तो बीएसई सेंसेक्स में भी आज गिरावट है, 56,701 के स्तर पर है, 406 पॉइंट की गिरावट है, 0.71% गिरा बीएसई सेंसेक्स। अब आप देख सकते हो कि बाजार में वीकनेस तो जारी है। तो सबसे बड़ी बात है कि एफआई की तरफ से जो बिकवारी का दौर जारी है उसी वजह से बाजार में सेंटीमेंट बिगड़े हुए हैं। और हम यहाँ पे देख सकते हैं कि निफ्टी एनर्जी में भी आज अच्छी खासी गिरावट है, 25,417 के स्तर पर करीब 1.03% निफ्टी एनर्जी गिरा है। और यहाँ पे अगर हम टाटा स्टील की बात करें तो फिलहाल स्टॉक की शुरुआत 96.55 पर हुई और 95.60 का लो बना, हाई है 97.85 का। अभी लगभग 2:45 बजे का टाइम है, स्टॉक 96.15 पर ट्रेड कर रहा है यानी 1.54% डाउन है। तो यहाँ पे हम देख सकते हो कि फिर से निचले लेवल से थोड़ी सी रिकवरी हमें दिखाई दे रही है, खरीदारी भी हो रही है इस लेवल पे। इसके वॉल्यूम को अगर देखें तो पिछले 1 महीने पहले इसका 7 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले 9 करोड़ का वॉल्यूम होता और आप देख सकते हो कि कल 11 करोड़ का वॉल्यूम था, आज अभी 5 करोड़ का वॉल्यूम में थोड़ी सी आपको कमी दिखाई देगी। इसकी परफॉर्मेंस अगर हम देखें तो 52 वीक का लो 82 का है और 142 इसका 52 वीक का ये फिलहाल स्टॉक 96 पर आ चुका है। यहाँ पे जो मर्जर का डिसीजन लिया गया टाटा ग्रुप की तरफ से, इसके पीछे मंशा ये है टाटा ग्रुप की, जो उनकी लिस्टेड कंपनियां हैं उनकी संख्या में वो कमी करना चाहते हैं, यानी आने वाले समय में जो संख्या है उनकी कम होगी, दूसरे जितने भी मर्जर की संभावना उतनी कंपनियों को मर्जर करके और एक बड़ी कंपनी बनाई जाएगी और छोटी छोटी कंपनियों को उसमें मर्जर किया जाएगा। ये एक शुरुआत हुई है। यहाँ पे टाटा ग्रुप की कंपनियों की बात करें तो 2022 में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है, सभी स्टॉक ने शानदार रिटर्न दिया लोगों को। और इसमें अगर आप टीआरएफ की बात करें तो ये मल्टी बैगर साबित हुआ है, इसने बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न दिया है, लेकिन अभी ये लोअर सर्किट के चपेट में आ चुका है। यहाँ पे जो लेटेस्ट डिसीजन लिया गया है कि टाटा ग्रुप अपनी टाटा स्टील के संबंधी जितनी भी स्टील की कंपनियां 7 कंपनियों को टाटा स्टील में मर्जर करके टाटा स्टील की बड़ी साइज बनाना चाहते हैं, एक बड़ी कंपनी उसको बनाना चाहते हैं। इससे पहले अगर आप देखें तो टाटा कॉफ़ी और टाटा कंज्यूमर का उन्होंने मर्जर की संभावना तलाशी। तो एक तरह से देखें तो अब आने वाले समय में ऐसे ही मर्जर और होंगे टाटा ग्रुप में। यहाँ पे अगर आप देखें तो इस मर्जर को लेकर काफ़ी लोग सरप्राइज हो गए, लेकिन ये बात कोई नई नहीं है। टाटा ग्रुप ने ये नवंबर 2020 से ही सोचना शुरू कर दिया था और इसके लिए अगर आप देखें तो पहले उन्होंने टाटा मेटालिक और टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट, ये 2 कंपनियों का इन्होंने मर्जर की संभावना पहले से ही नवंबर 2020 में तलाश ली थी और ये दोनों कंपनियों का मर्जर होने वाला था। लेकिन अब जब लेटेस्ट डिसीजन लिया गया है 7 कंपनियों का साथ में मर्जर का, तो जो पुराना इनका जो टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट और टाटा स्टील मेटालिक का जो मर्जर की जो संभावना तलाशी की थी, अब वो जो है उस बोर्ड ने उस पूरे प्रोसेस को वापस विड्रॉ कर लिया है। यहाँ पे टाटा स्टील की तरफ से ये क्लियर किया गया है कि ये मर्जर कब होगा, यानी कोई टाइमलाइन नहीं दी गई। इसके पीछे वजह यह है कि बहुत सारे अप्रूवल लेने हैं और आप देख सकते हो अलग अलग एक्सचेंज से, रेगुलेटर से बहुत सारी अलग अलग यहाँ पे अप्रूवल होंगे, जिसमें आप देख सकते हो सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड्स है, नेशनल एक्सचेंज बोर्ड है, इसके अलावा बीएसई, गवर्नमेंट की बहुत सारी लेनी पड़ेगी परमिशन। ये बहुत सारा ये प्रोसेस लंबा है और इसीलिए यहाँ पे उनकी तरफ से कोई भी टाइमलाइन नहीं दी गई इसमें। अब इसकी शुरुआत उन्होंने 2019 से कर दी थी, जब टाटा स्टील ने अपनी छोटी जो 116 एसोसिएट कंपनीज थी उनका सबका मर्जर करके कम अब सब्सिडीज कंपनी में उसको मिक्स कर लिया था, उसको साथ में जोड़ दिया था और लगातार कंपनियों की संख्या कम करनी शुरू कर दी थी। यहाँ पे कहा जा रहा है कि टाटा स्टील ने जो ये निर्णय लिया है मर्जर का, इसमें कम से कम 700 से लेकर 800 करोड़ की बचत हो जाएगी उनकी, क्योंकि उनको एडिशनल रॉयल्टी नहीं अदा करनी पड़ेगी एक दूसरी कंपनियों को। साथ में जो सबसे बड़ा बेनिफिट होगा वो टैक्स के मामले में होगा। इससे पहले अगर देखें तो टाटा स्टील ने नीलांचल इस्पात लिमिटेड को भी इन्होंने एक्वायर किया है, 12,100 करोड़ में उसको एक्वायर करके अपने बिजनेस को और आगे बढ़ाने की कोशिश की। यहाँ पे अगर देखें तो टाटा स्टील के एमडी टीवी नरेंद्रन का कहना है कि आने वाले 2030 तक जो हमारा टाटा स्टील का जो प्रोडक्शन है वो 20 मिलियन से बढ़ के 40 मिलियन टन तक पहुँच जाएगा और 10 से लेकर 15% का हम टोटल एक्सपोर्ट भी करेंगे अपनी कंपनी की तरफ से स्टील का।
साथ में अगर एमडी की बात करें, उनको ये बात का अफसोस भी है कि इसके ऊपर एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाई गई है। सरकार अगर वापस इसको ले लेती है एक्सपोर्ट ड्यूटी को, तो ये हमारे लिए अच्छा रहेगा। हालत है जो बेहतर हो सकती है। एमडी की तरफ से कहा गया कि टाटा स्टील बहुत ही मजबूत कंपनी है और इनके पास एक बहुत ही मजबूत टीम है जो कामकाज बहुत बेहतर तरीके से कर सकती है। हम सस्ता स्टील बनाने के लिए इसमें मशहूर है और कंपनी नई तकनीक का सहारा भी लेती है और ये मर्जर के बाद कंपनी और मजबूत होगी। उनका कहना है कि जो स्टील की प्राइस अप डाउन होती है उसको बाज़ार के ऊपर डिपेंड है, उसको तो हम रोक नहीं पाएंगे। आने वाले समय में कीमत और अप डाउन हो सकती है। इससे पहले अगर आप देखें तो टाटा स्टील ने 28 जुलाई 2022 को अपने स्टॉक को स्प्लिट भी किया था 1:10 के रेशियो में। आप समझ सकते हो उसकी प्राइस काफ़ी नीचे आई थी और इसके बाद में एक बड़ा डिसीजन और लिया गया है अब 7 कंपनियों को साथ में मर्जर करने का। वैसे मोतीलाल ओसवाल की तरफ से कहा गया है कि ये जो मर्जर का फैसला है इससे कंसोलिडेटेड अकाउंट का हिस्सा है, इसमें कोई रेगुलेटरी कॉस्ट को छोड़ के दूसरा कोई भी कंपनियों को फ़ायदा नहीं होने जा रहा है। ब्रोकरेज हाउस का कहना है कि स्टील, प्लेट और आयरन के ऊपर जो एक्सपोर्ट ड्यूटी है उसमें कमी आएगी तो इस इंडस्ट्री को फ़ायदा हो सकता है और फिर स्टॉक में तेज़ी आ सकती है। जेफरीज की तरफ से कहा गया है कि स्टील की प्लेटों में लगातार 19% की गिरावट आई है और स्टील सेक्टर में अभी भी दबाव बना हुआ है और आने वाले समय में इसकी प्राइस में और गिरावट हो सकती है। जेफरीज का कहना है कि फ़िलहाल स्टील सेक्टर है वो काफ़ी दबाव में है और इसके लिए इस स्टील सेक्टर को लेकर भी फ़िलहाल पॉजिटिव होना अभी जल्दबाजी होगी। हो सकता है आने वाले समय में इसमें और गिरावट हो। जेफरीज का कहना है कि दूसरी स्टील सेक्टर की कंपनियों की तुलना में टाटा स्टील को प्राथमिकता देता है, जिसकी वजह है कि टाटा स्टील की प्राइस बुक वैल्यूशन और बेहतर कैश फ्लो का आउटलुक है। ब्रोकरेज ने कहा कि टाटा स्टील के शेयरों को होल्ड करके रखना चाहिए आपको। साथ में जो इसका प्राइस टारगेट पहले 87 था उसको बढ़ा के उन्होंने 95 कर दिया है। सबसे अच्छा जो टारगेट है वो है जेपी मॉर्गन की तरफ से। जेपी मॉर्गन टाटा स्टील को लेकर काफ़ी ज़्यादा बुलिश है और उन्होंने इसका 140 का टारगेट रखा है। यहाँ पे जेपी मॉर्गन की तरफ से कहा गया है कि जो कारोबार है लगातार बढ़ रहा है टाटा स्टील का और ऐसे में एक्सपोर्ट का बिजनेस भी बढ़ते हुए इसमें फ़ायदा और देखने को मिल सकता है, तो निवेश की सलाह दी गई है। मोतीलाल ओसवाल की तरफ से फिलहाल इसमें होल्ड की सलाह दी गई है और उनका जो टारगेट है वो 106 का रेटिंग है, उनकी डिटेल रखी गई है। सबसे जो बड़ा टारगेट निकल के आ रहा है वो है एडलवाइज सिक्योरिटीज़ की तरफ से। उनकी तरफ से होल्ड की रेटिंग दी गई है और उसके साथ में जो टारगेट रखा गया वो 198 का है, जो सबसे ज़्यादा है। उनका कहना है कि आने वाले समय में जो प्राइस है आयरन की ओर कम होगी और कारोबार में तेज़ी आने की संभावना बनेगी। अब हम पिछले 5 साल की इसके प्रदर्शन को देख लेते हैं, कैसा रहा टाटा स्टील का प्रदर्शन। 2016 की अगर बात करें तो टाटा स्टील ने 52% का हमें पॉजिटिव रिटर्न दिया है। इस दौरान अगर देखें तो बीएसई सेंसेक्स 1.95% की खाली दौड़ा और बीएसई मेटल इंडेक्स ने 36.65% का पॉजिटिव रिटर्न दिया। तो 2016 के अगर विनर की बात करें तो वो टाटा स्टील है। 2017 की अगर बात करें तो टाटा स्टील ने 87.19% का पॉजिटिव रिटर्न दिया। इस दौरान S&P बीएसई इंडेक्स की बात करें तो यहाँ पे 27.91% का हमें पॉजिटिव रिटर्न देखने को मिला और बीएसई मेटल ने 47.78% का पॉजिटिव रिटर्न दिया। तो 2017 का विनर भी आपको यहाँ पे टाटा स्टील ही दिखाई देगा। 2018 की अगर हम बात करें तो टाटा स्टील ने 24.27% का निगेटिव रिटर्न दिया। इस दौरान सेंसेक्स 5.87% दौड़ा और बीएसई मेटल 20.65% का निगेटिव रिटर्न दिया। तो यहाँ पर आपको लूजर टाटा स्टील दिखाई देगा। 2019 की बात करें तो टाटा स्टील ने यहाँ पे 8.47% का निगेटिव रिटर्न दिया। इस दौरान बीएसई सेंसेक्स 14.38% का पॉजिटिव रिटर्न देने में कामयाब रहा और बीएसई मेटल इंडेक्स 11.92% गिरा। तो यहाँ पे सबसे बड़ा लूजर बीएसई मेटल है, लेकिन गिरावट तो टाटा स्टील में भी हुई। 2020 की बात करें तो टाटा स्टील ने 37.61% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया। इस दौरान बीएसई सेंसेक्स 15.75% दौड़ा और बीएसई मेटल में 11.23% की तेज़ी बनी। तो फिर से 2020 में विनर आपको टाटा स्टील दिखाई देगा। अब बात करें 2021 की तो टाटा स्टील ने 72.83% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया। इस दौरान बीएसई सेंसेक्स ने 21.99% की तेज़ी दिखाई और बीएसई मेटल ने 65.92% की पॉजिटिव रिटर्न दिया। तो यहाँ पे भी विनर आपको 2021 का टाटा स्टील दिखाई देगा। तो आप देख सकते 2020 से फिर से बहुत ही शानदार इसने रिटर्न दिया। यहाँ पे सिर्फ आपको 2 साल के लिए यहाँ पे इसमें निगेटिव में रिटर्न देखने को मिला, वो है 2018 और 2019। बाकी ओवरऑल इसकी प्रदर्शन काफ़ी अच्छा है और लॉन्ग टर्म का नजरिया लेकर आप निवेश करोगे तो आने वाले समय आपको बहुत ही बेहतर रिटर्न मिल सकता है। अब एक बार इसके पिवट लेवल को चेक कर लेते हैं तो यहाँ से और गिरावट होती है तो 95.65 का पहला सपोर्ट है, ये टूटेगा तो 93.65 तक स्टॉक जाएगा। तीसरा सपोर्ट अब सीधा 90.80 का है, यानी बड़ी गिरावट होती है तो 90 तक जा सकता है स्टॉक। जैसे ही पॉजिटिव माहौल बनेगा तो 100 इसका फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको पार कर लिया तो फिर
103 तक स्टॉक जाएगा और वहाँ पर चला गया तो फिर 105 तक जा सकता है, यानी पॉजिटिव माहौल बना तो स्टॉक आपको फिर से 3 डिजिट में जाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो लॉन्ग टर्म का नजरिया है तो डरने की कोई बात नहीं, निवेश करें, आने वाले समय डेफिनेटली आपको अच्छा रिटर्न देखने को मिल सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाई। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।